This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. ऑनर किलिंग के किस्से हम अक्सर भारत में सुनते रहते हैं, जिनमें परिवार के मान सम्मान के नाम पर प्यार करने वालों की बलि चढ़ा दी जाती है। जात पात, अमीर गरीब के नाम पर किया जाने वाला ये अपराध सदियों से भारत में होता रहा है। लेकिन इसके उलट नई सदी में हमने कुछ ऐसे अपराध भी देखे हैं जिसमें तो प्यार करने वालों ने अपने प्यार के दुश्मनों को ही मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें एक घर की बेटी ने अपने परिवार को ही दुश्मन समझकर उनका खात्मा कर दिया। ऐसे केसेस में प्यार के अलावा ज़मीन जायदाद भी एक बड़ा कारण बनते हैं। इस तरह का भारत का ये पहला अनोखा केस है, जिसने इस बेटी को आज़ाद भारत की पहली फांसी की सज़ा पाने वाली महिला बना दिया। आज की हमारी कहानी है शबनम की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का बावनखेड़ी गांव। इसी गांव में एक सैफी मुस्लिम परिवार रहता था। ये एक अच्छा खासा अमीर परिवार था। साथ ही घर के सभी सदस्य काफ़ी पढ़े लिखे थे। इस परिवार में मुखिया शौकत अली और उनकी पत्नी हाशमी थी। शौकत अली एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उनके परिवार के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। उनका बड़ा बेटा अनीस एक इंजीनियर और छोटे बेटे राशिद ने MBA किया था। घर की इकलौती बेटी शबनम भी पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। उसने इंग्लिश और ज्योग्राफी में डबल MA किया था। अनीस की शादी हो चुकी थी। घर में उसकी पत्नी अंजुम और 8-10 महीने का बेटा अर्श था। पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे ही रहता था। इस सुखी समृद्ध और पढ़े लिखे परिवार की पूरे गांव में बहुत इज्जत थी। 24 साल की शबनम की अपनी पढ़ाई के दौरान भी कॉलेज में बहुत अच्छी इमेज थी। वो अक्सर स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद करती थी। कितने ही स्टूडेंट्स की तो उसने पैसों से मदद की थी ताकि वो अपनी फ़ीस भर सकें या किताबें खरीद सकें। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब पर थी। वो एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने ही गांव के सलीम नाम के लड़के से हुई। सलीम और शबनम में हर लिहाज से काफ़ी अंतर था। जहाँ एक और शबनम एक पढ़े लिखे और अमीर परिवार से थी और वो खुद भी वर्किंग वुमेन थी, वहीं दूसरी ओर सलीम एक 5वीं फेल नौजवान था। वो गांव में ही लकड़ी काटने की फैक्ट्री में मजदूरी करता था और बहुत ही साधारण परिवार से था। इस सब के बावजूद शबनम और सलीम एक दूसरे को पसंद करने लगे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। शबनम के स्कूल आते और जाते हुए दोनों अक्सर मिलते। कई बार शबनम सलीम की बाइक पर ही स्कूल आती जाती थी। अब बावनखेड़ी एक छोटा गाँव है। जल्दी ही शबनम और सलीम के प्यार की खबरें गाँव में फैल गई और शबनम के घर तक भी जा पहुँची। जब शबनम के घर वालों को इस प्यार की खबर मिली तो उनका भड़कना लाजमी ही था। वैसे भी दोनों का कोई मेल नहीं था। अपनी पढ़ी लिखी बेटी के लिए 5वीं फेल मजदूरी करने वाले सलीम को वो कैसे पसंद कर सकते थे। पूरे परिवार ने कड़े शब्दों में इस रिश्ते को नकार दिया। शबनम ने उन्हें कई तरीकों से समझाने की कोशिश की, पर घर में सभी इसके खिलाफ थे। इस बात को लेकर घर में काफ़ी कहा-सुनी और झगड़ा भी हुआ। घर वालों ने भी शबनम को समाज और दुनियादारी की ऊंच नीच समझाने की बहुत कोशिश की। शबनम और सलीम को कड़ी चेतावनी देकर दूर रहने को कहा गया था, पर इन दोनों पर तो इश्क का भूत सवार था। शबनम और सलीम को घर परिवार, रिश्तेदार, समाज किसी की परवाह नहीं थी। उनका प्यार चोरी छिपे यूं ही परवान चढ़ता रहा। अब वो शादी करना चाहते थे। उन्हें पता था कि शबनम के घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और ना ही वो उन्हें शादी करने देंगे। टाइम यूं ही बीत रहा था। फिर आई 14 अप्रैल 2008 की वो रात, जो बावनखेड़ी के लोगों के लिए कभी न भूलने वाली रात थी। इसी गांव के पास हसनपुर थाने में 14 अप्रैल की आधी रात को एक फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि बावनखेड़ी गांव के एक घर में कई लाशें पड़ी हैं, सबका कत्ल किया गया है। ये खबर सुनकर पुलिस फ़ौरन पहुंच जाती है। पुलिस जब बताए हुए पते पर पहुंची तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। घर के हर कमरे में लाशें पड़ी थी। ये घर शबनम का था। घर में उसके माता पिता, दोनों भाई, भाभी और 10 महीने के भतीजे के साथ एक चचेरी बहन राबिया की लाश भी पड़ी थी, जो छुट्टियों में घर में रहने आई हुई थी। घर की इकलौती जिंदा सदस्य शबनम ही थी, जो उन लाशों के पास दहाड़े मार कर रो रही थी। पड़ोसी ने बताया कि शबनम की चीखें सुनकर ही वो यहाँ पहुँचे थे। तब तक शबनम के चाचा और कुछ और रिश्तेदार भी वहाँ पहुँच चुके थे। शबनम अभी किसी तरह की पूछताछ की हालत में नहीं थी।
पर पड़ोसी को शबनम ने बताया था कि छत से कुछ चोर घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने ही सबको मार डाला और लूटपाट करके वहाँ से चले गए। वो घर के बाथरूम में थी। जब वो बाथरूम से बाहर निकल रही थी तब उसने कुछ लोगों को कुल्हाड़ी लिए कमरों में घुसते देखा था। वो डर गई और छिप गई। कुछ देर बाद वो सभी भाग गए। उनके जाने के बाद जब उसने कमरे में जाकर देखा तो सभी मर चुके थे। पुलिस ने भी जांच में पाया कि सभी के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार के निशान थे। पुलिस ने सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये एक बड़ा नरसंहार था। एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या। इस खबर से पूरे गांव में दहशत थी। साथ ही गांव के इज्जतदार परिवार की इस जघन्य हत्या से पूरा गांव गमगीन था। शबनम की हालत बहुत खराब थी। दर्द से भरे इस माहौल में सभी गांव वाले पुलिस प्रशासन से बेहद गुस्सा भी थे कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सिर्फ चोरी करने के लिए उन्होंने पूरे परिवार का ही खात्मा कर दिया। इतने बड़े नरसंहार की खबर अमरोहा यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली थी। जल्द ही गांव से निकलकर यह खबर मीडिया और फिर पूरे देश में फैली। हर तरफ गुस्से का माहौल था। पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शन शुरू हो गए। गुस्से में यह आग इतनी जल्दी फैली कि लोग सड़कों पर उतर आए। उस वक्त यूपी की मुख्यमंत्री मायावती थी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए उस वक्त की सीएम मायावती खुद अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में शबनम के घर पहुंची। तब वो पीड़ित परिवार और शबनम से मिली। उस वक्त भी गांव के लोग गुस्सा थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। तब उसी मौके पर मायावती ने इकलौती बची हुई पीड़ित शबनम के लिए 5 लाख रुपए की राशि सहायता के लिए देने की घोषणा की और जल्द ही हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। इसी के चलते थाने के एसएचओ का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और एक नए ऑफिसर को जांच के लिए भेजा गया। पुलिस जांच तो शुरू से चल ही रही थी। नए ऑफिसर आरपी गुप्ता के आने के बाद जांच ने और तेज़ी पकड़ी। जब आरपी गुप्ता ने शबनम से पूछा कि हत्या के वक्त वो कहाँ थी, तब उसने कहा कि वो छत पर सो रही थी। रात में हल्की बूंदाबांदी होने पर वो नीचे आई और बाथरूम तक गई। तभी चोर छत के रास्ते घर में घुसे तो वो डर के मारे बाथरूम में ही छिप गई थी, इसीलिए बच गई। पुलिस ने पूरे घर की रेकी की। बाहर से छत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। घर के पीछे की दीवार लगभग 14 फीट ऊंची थी। बिना सीढ़ी के इस पर नहीं चढ़ा जा सकता था। तो क्या चोर सीढ़ी साथ लाए थे और अपने साथ वापस भी ले गए? क्योंकि घर के पीछे पुलिस को कोई सीढ़ी नहीं मिली। रस्सी से चढ़ने का भी दीवार पर कोई निशान नहीं था। पुलिस जब उस रात घर में पहुंची थी तो सीढ़ियों का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाहर का मजबूत लोहे का गेट भी अंदर से बंद था। कहीं किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। अब ये सब निशानियां पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर रही थी कि कोई ज़बरदस्ती घर में घुसा नहीं। जो मारे गए हैं उनके शरीर की पोजीशन भी ऐसी थी जैसे उन्हें सोते में ही मारा गया था। कोई विरोध नहीं, कोई हाथापाई नहीं। यहाँ तक कि कुल्हाड़ी से कटने के बाद कहीं कोई छटपटाहट भी नहीं थी। इसका मतलब सभी लोग या तो बेहोश थे या पहले ही मारे जा चुके थे और उसके बाद उन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया। सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी किसने लगाई थी? बेहोशी की दवा मिले होने के शक में पुलिस ने घर के बर्तन, बचा हुआ खाना भी टेस्ट के लिए लैब भेजा। पुलिस को शुरू से ही लग रहा था कि हत्याकांड में किसी घर के व्यक्ति का ही हाथ है, पर घर के सदस्यों में से तो सिर्फ शबनम ही बची थी। पुलिस ने शबनम के इर्द गिर्द ही अपनी जांच का दायरा बनाया। पुलिस ने पड़ोसियों, रिश्तेदारों से शबनम के बारे में पता लगाना शुरू किया। जांच में उन्हें शबनम और सलीम के लव अफेयर का पता चला और ये भी कि शबनम का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। पुलिस ने शबनम के मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकलवाई। इसमें सलीम के नंबर पर अक्सर लंबी लंबी बातचीत होती थी, लेकिन 14 अप्रैल की रात शबनम और सलीम के बीच 55 कॉल्स हुई थी। घटना की जो टाइमिंग शबनम ने बताई थी उससे 10 मिनट पहले और उसके बाद भी शबनम ने सलीम को कॉल किए थे। अब घटना से पहले तो ठीक है, लेकिन घटना के बाद जब वो सदमे में थी, दहाड़े मार मार कर रो रही थी, तो उसने फ़ोन कब और क्यों किया, जबकि वो बार बार सदमे से बेहोश हो रही थी। यहाँ तक कि पुलिस को कॉल भी उनके पड़ोसियों ने किया था, जो उसकी चीखें सुनकर ही वहाँ पहुँचे थे। ये सब शुरुआती 2 दिनों की ही कहानी है, यानी 15 अप्रैल और 16 अप्रैल की। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें मरने वालों के शरीर में नशीली दवा के अंश मिले थे। उन्हें बेहोशी की हालत में मारा गया था। 10 महीने के बच्चे को गला दबाकर मारा गया। इधर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस पर चौतरफा दबाव था। जब इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर आरपी गुप्ता को मायावती सरकार की तरफ से शबनम को मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी मिली, तो वो तुरंत सचिवालय पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की। उनकी जांच काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और उन्हें शबनम पर ही शक है, तो अभी ये सहायता राशि रोक दी जाए।
तब उनकी बात सुनी गई और उन्हें 48 घंटों का समय दिया गया ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी जांच पूरी कर लें। जांच अधिकारी आर.पी. गुप्ता ने अपनी जांच तेज कर दी। अब शबनम पर तो उन्हें शक था, पर कोई चश्मदीद और क्लियर एविडेंस नहीं था जिससे शबनम को अपराधी घोषित किया जा सके। इधर लोगों की हमदर्दी भी शबनम के साथ थी। बिना ठोस सबूत के शबनम को गिरफ्तार करने से मामला और भी बिगड़ सकता था। शबनम पर शक करने की पुलिस की कई वजह थी। उसका कहना था कि वो गर्मी के चलते छत पर सोने गई थी, जबकि उसके घर में बिजली का पूरा इंतजाम था और इन्वर्टर भी था। तब इतनी गर्मी में नीचे कूलर में सोने की बजाय वो छत पर सोने क्यों गई थी? फिर उसने कहा कि वो बारिश के चलते नीचे उतर कर आई थी, जबकि रात को उस इलाके में कोई बारिश नहीं हुई थी। शबनम ने शुरुआती पूछताछ में ही अपने चचेरे भाइयों को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिनका परिवार के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, और इसीलिए पुलिस ने उन सबको पकड़कर थाने में बिठा दिया था। उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। उधर पुलिस को ये यकीन था कि शबनम ये सब अकेले नहीं कर सकती, उसके साथ कोई और होगा और वो कोई और सलीम ही हो सकता था। शबनम पर शक की एक वजह और भी थी। इस हत्याकांड के बाद लगातार रोने से शबनम की तबीयत खराब हो रही थी और वो बार बार बेहोश हो जाती थी। तब डॉक्टर्स को बुलाया गया और उसके कई टेस्ट भी हुए। तब डॉक्टर से ही पुलिस को पता चला था कि शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी। इसीलिए अब पुलिस ने सलीम को ही उठाया और थाने लाकर पूछताछ शुरू की। ज़रा सी सख्ती के बाद ही सलीम टूट गया और उसने सारी कहानी सुना डाली। उसने बताया कि शबनम और सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे। शबनम के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्हें पता था कि घर वाले कभी भी उनके प्यार को मंजूरी नहीं देंगे। इसी बीच शबनम प्रेग्नेंट हो गई थी। अब अगर ये बात शबनम के घर तक पहुंचती तो घर वाले कुछ भी कर सकते थे। इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि उनके प्यार की राह में रोड़ा बनने वाले घर वालों को ही रास्ते से हटा दिया जाए। सलीम ने बाज़ार से बेहोशी की दवा खरीदी, जिसे शबनम ने रात के खाने में मिला दिया। जब घर में सभी बेहोशी की दवा के नशे में सो गए, तब शबनम ने सलीम को फ़ोन करके बुलाया। वो पहले ही कुल्हाड़ी लेकर तैयार था। घर में घुसकर उसने कुल्हाड़ी के वार से सबकी हत्या कर दी। 10 महीने के भतीजे ने खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो बेहोश नहीं हुआ था। तब शबनम ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इस पूरे हत्याकांड के समय शबनम वहीं थी और सब देख रही थी। वो अपने परिवार के एक एक सदस्य को कत्ल होते देख रही थी। प्यार में अंधा इंसान अपने ही लोगों के लिए इतनी नफरत से कैसे भर जाता है। शबनम और सलीम के कपड़े खून से सने थे। शबनम ने कपड़े बदल कर सलीम को दे दिए। सलीम कुल्हाड़ी और कपड़े लेकर वहाँ से चला गया। कुल्हाड़ी उसने एक तालाब में फेंक दी, पर अगले ही दिन गांव में पुलिस की तलाशी के चलते वो कपड़े ठिकाने नहीं लगा पाया। उसके जाने के बाद शबनम ने शोर मचाया। तब इस घटना का पता पड़ोसी, पुलिस और फिर बाकी दुनिया को चला। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर कुल्हाड़ी और खून से सने सारे कपड़े बरामद किए। इतने सबूत मिलने के बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर शबनम को अरेस्ट कर लिया। इस खुलासे से पूरे गांव के लोग सकते में थे। शबनम के रिश्तेदारों को तो यकीन ही नहीं था कि उनके परिवार की इतनी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की ऐसा कर सकती है। शबनम की गिरफ्तारी का विरोध भी तब पुलिस को झेलना पड़ा था। लेकिन जेल में जब शबनम का सामना सलीम से करवाया गया और उसे पता चला कि सलीम अपना जुर्म कबूल कर चुका है, तब शबनम के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस केस को पुलिस ने 5 दिनों में ही सुलझा लिया था। जल्दी ही ये केस कोर्ट में पेश हुआ। जज ने भी पुलिस जांच टीम की तारीफ की, जिन्होंने बिना किसी चश्मदीद के इतने जघन्य हत्याकांड को इतनी जल्दी सुलझा लिया था। और एक भयानक सच दुनिया के सामने आया। लोअर कोर्ट ने इसे जघन्य हत्याकांड मानते हुए शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। ये फैसला आने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर की। इसी बीच शबनम ने जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया। जेल कानून के हिसाब से 7 साल तक वो बच्चा माँ के साथ ही जेल में रहा। 7 साल बाद उसे चाइल्ड केयर होम भेज दिया गया। उधर हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को ही सही माना और दोनों की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और फांसी की सज़ा को ही कायम रखा। 2015 में बाकायदा इनकी फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट भी इशू कर दिया था, पर उस डेथ वारंट पर डेट और टाइम सही से मेंशन नहीं थी। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन्हें उस वक्त फांसी नहीं हो पाई। उस वक्त शबनम मुरादाबाद जेल में थी और सलीम आगरा जेल में। इन सब के बीच बुलंदशहर के एक रिपोर्टर उस्मान सैफी सामने आए। ये कॉलेज के दिनों में शबनम के दोस्त हुआ करते थे और शबनम ने इनकी काफ़ी आर्थिक मदद भी की थी।
उस्मान सैफी एक पत्रकार है और इनका एक फेमस यूट्यूब चैनल भी है। जब उन्हें शबनम के बारे में पता चला तो उन्होंने शबनम के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। उनकी पत्नी वंदना भी इसमें उनके साथ थी। इन दोनों ने बहुत मुश्किल से शबनम को इसके लिए राज़ी किया। अब शबनम का बेटा उस्मान सैफी और उनकी पत्नी वंदना के पास है। इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नी ने अपना खुद का बच्चा ना करने का भी फैसला किया है ताकि उन्हें शबनम के बेटे का प्यार बांटना ना पड़े। उधर सुप्रीम कोर्ट से मायूसी मिलने के बाद शबनम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली जो नामंजूर हो चुकी है। बेटे से मिलने के बाद अपनी फांसी से बचने के लिए शबनम ने एक आखिरी कोशिश की। तब शबनम ने सुप्रीम कोर्ट में उनके ही फैसले के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डाली, जिसका आधार ये था कि उसका बेटा छोटा है और वो उसके बिना अनाथ हो जाएगा, इसलिए शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। लेकिन ये याचिका भी खारिज हो चुकी है। लेकिन 2015 से लेकर अभी तक शबनम और सलीम किसी को फांसी नहीं हुई है, क्योंकि शबनम तो अपने सभी लाइफलाइन यूज़ कर चुकी है। लेकिन सलीम के पास अभी अपील करने के कई मौके हैं। जब तक उसके सभी मौके भी ख़त्म नहीं हो जाते तब तक इन दोनों को फांसी नहीं होगी, जैसा कि निर्भया केस में हुआ था। किसी भी केस के अपराधियों को फांसी की सज़ा एक साथ ही होती है, अलग अलग नहीं। जिस प्यार के लिए इन दोनों ने ये कांड किया वो प्यार तो अदालत पहुंचते ही फुर हो गया। सुनवाई के दौरान ही शबनम और सलीम कई बार आपस में भिड़ गए थे और एक दूसरे को इस हत्याकांड का दोषी बताते रहे और खुद को निर्दोष। शबनम के चाचा और बाकी रिश्तेदार इन्हें मिली फांसी की सज़ा से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि अगर शबनम को शादी ही करनी थी तो वो खुद घर से भाग जाती। वो पढ़ी लिखी थी, बालिग थी, कोर्ट मैरिज कर लेती। लेकिन शबनम ने ये सब ज़मीन जायदाद पाने के लालच में किया। उनका कहना है कि उनके परिवार से कोई भी फांसी के बाद शबनम की बॉडी को नहीं लेगा। इस पूरे हत्याकांड में सबसे बुरा हाल शबनम के बेटे का हुआ है। उसे ना तो पैतृक संपत्ति से ही कुछ मिलेगा और साथ ही अपनी माँ के प्यार के बिना ही उसे जीना होगा। 2021 में अपनी माँ से मिलने के बाद वो बेहद गमगीन था। एक वीडियो में तो वो राष्ट्रपति से अपनी माँ की फांसी की सज़ा से माफ़ी देने की अपील करता हुआ भी दिखता है। प्यार में अंधे होकर शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार का खात्मा कर डाला। इस हत्याकांड को बावनखेड़ी के लोग आज भी याद करके सिहर उठते हैं। शबनम के लिए इस गांव में इतनी नफरत है कि इस कांड के बाद गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। यहाँ तक कि जिन लड़कियों का नाम शबनम था उनका नाम भी बदल दिया गया। शबनम के रिश्तेदारों को उसकी फांसी का बेसब्री से इंतज़ार है ताकि मरने वालों को इंसाफ मिल सके। जिस दिन भी ये फांसी होगी तब शबनम आज़ाद भारत की पहली फांसी पाने वाली महिला बन जाएगी, क्योंकि फांसी की सज़ा तो कई महिलाओं को मिली है लेकिन फांसी आज तक किसी को नहीं हुई। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।